नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। यूपी से बड़ी खबर है, जहां विधानमंडल का बजट सत्र कल से शुरू और 11 फरवरी को पेश होगा बजट। 9 लाख करोड़ के बजट का अनुमान है। सभी दलों से सहयोग मांगेगा सत्ता पक्ष। सत्र सुचारू संचालन पर रहेगा जोर और सत्ता विपक्ष की बैठक संभव है। और शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य पर बढ़ेगा आवंटन। युवाओं, रोजगार पर बता दें कि योजनाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। किसान मदद योजना को बढ़ावा मिलेगा। गरीब वर्ग के लिए नई योजनाएं और शहर, सड़क, पुल विकास प्राथमिकता के तौर पर देखी जाएगी। कानून व्यवस्था सुधार पर फोकस रहेगा। जन कल्याण योजनाओं के विस्तार की तैयारी की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां सत्र की शुरुआत होने जा रही है कल से, जहां बता दें कि बैठकें भी की जाएंगी और इसके साथ ही तमाम विकास परियोजनाओं पर, कानून व्यवस्था पे और युवाओं और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी फोकस किया जाएगा। इसी पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? देखिए वर्षा, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो 3 दिन का जो बजट सत्र है वो कल से शुरू हो रहा है, यानी कि 9 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक जो बजट सत्र है वो होगा, जिसमें 10 फरवरी को जो बजट है वो प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे। और साफ तौर पर जिस तरीके से अगर बात की जाए पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार जो बजट है वो लगभग 9 लाख करोड़ का इस बार पेश करने जा रही है सरकार। वहीं अगर बात की जाए पिछले वर्ष में 8.2 लाख का जो बजट सत्र था वो सरकार ने पेश किया था। और वहीं इस बार जो बजट सत्र है उसमें बढ़ोतरी की गई है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो बजट में जो बुनियादी जो ढांचा है उसको और सुदृढ़ करने की व्यवस्था इस बार सरकार करने जा रही है। खासतौर पर सड़क, पुल और शहरों के विकास और बुनियादी ढांचे को लेकर के ज्यादा जो खर्च है वो प्रदेश सरकार करने जा रही है। वहीं अगर बात की जाए युवाओं के रोजगार, किसानों की मदद और गरीब और जरूरतमंद वर्ग को के लिए जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही हैं उसमें और बेहतर जो चीजें हैं वो करने जा रही सरकार। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बजट उत्तर प्रदेश सरकार 10 फरवरी को पेश कर सकती है, और जिसमें जो बड़ी चीजें निकल करके सामने ही आई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर का उत्तर प्रदेश में, तो लगभग 25% से ज्यादा जो हिस्सा है बजट का वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्चा करने जा रही सरकार। शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए तो लगभग 12%। और कहीं ना कहीं कृषि प्रधान देश है उत्तर प्रदेश, जिसके लिए 8% की जो चीजें हैं वो सरकार देने जा रही किसानों को। और कहीं ना कहीं लगभग 5% जो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की अगर बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार खर्च करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ा बजट प्रदेश वासियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 10 तारीख को पेश करने जा रही है। और कहीं ना कहीं कल जो बजट सत्र होगा उसमें जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनके जो उद्घोषण है उसके बाद ही जो बजट सत्र है वो पेश किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के बड़ा बजट है और हर एक वर्ग को, हर एक चीजों को ध्यान में रख करके पूरा बजट बनाया गया है। और कहीं ना कहीं एक जन कल्याणकारी जो बजट जिसको कहा जाए तो उसमें कमी नहीं देखी जा सकती। वर्षा, अमन, अगर बात की जाए जब बजट पेश होगा तो विपक्ष की क्या भूमिका और किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है? विपक्ष ने आखिर किस तरह की रणनीति तैयार की हुई है और किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा? साफ तौर पर जिस तरीके से बात अगर विपक्ष की जाए तो लगभग विपक्ष के पास तमाम मुद्दे देखने को मिल सकते हैं। वहीं सबसे बड़ा, जब पिछली बार जब सत्र हुआ था तो शीतकालीन सत्र के दौरान कोडीन सिरप का जो मामला था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था। एफआईआर का मुद्दा एक बड़ा विषय माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं मणिकर्णिका घाट पर जो घटना थी वो, तो कहीं ना कहीं सरकार के पास घेरने के लिए विपक्ष के पास तमाम बड़े मुद्दे हैं। और जिसके लिए जो समाजवादी पार्टी की जो बैठक है वो समाजवादी पार्टी कार्यालय में चल रही है। और कहीं ना कहीं जो सर्वदलीय बैठक है सभी
जो विधायक हैं, चाहे वो नेता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, तो एक सर्वदलीय बैठक है विधानसभा में, वो भी लगभग 12:30 बजे शुरू होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद सतीश महाना करेंगे। तो कहीं ना कहीं सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष है, वो सभी जो विपक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उनसे ये आग्रह कर सकते हैं कि एक बजट, एक बड़ा बजट सरकार पेश करने जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक सामंजस्य सरकार के साथ बना करके रखे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बजट है वो जन कल्याणकारी बजट होता है और जनता के हित से ही जुड़ा होता है। तो सरकार की ओर से विपक्ष को घेरने के लिए लगातार माफ करिएगा, विपक्ष की ओर से सरकार को लगातार घेरने का प्रयास किया जाएगा। तो वहीं कहीं ना कहीं सरकार भी हर एक एजेंडे के लिए लगातार तैयारी बनाए रखे हुए है। वर्षा, अब अगर बात की जाए तो बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए क्या कुछ अहम देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर बात की जाए युवाओं की, अगर बात की जाए जिस तरीके से, अगर शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए, तो लगभग पूरे कुल बजट का 12% हिस्सा जो बजट शिक्षा में उत्तर प्रदेश सरकार देने जा रही है। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक सबसे बड़ा जो पहलू होता है शिक्षा, और शिक्षा के बाद रोजगार। तो उन रोजगार से पहले जो शिक्षा होती है वो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण होती है, जिसके लिए एक बड़ा बजट सरकार पेश करने जा रही थी। क्योंकि बजट में अगर शिक्षा अगर बेहतर नहीं उत्तर प्रदेश के युवाओं को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं रोजगार में उनको जो है एक समस्या देखनी पड़ सकती है। तो जिसके लिए लगातार चाहे प्राइवेट सेक्टर्स की बात की जाए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात की जाए, तो लगातार सरकार का ये प्रमुख एजेंडा रहा है हमेशा से ही। लगभग 8.5-9 वर्षों की जो सरकार हो गई है, उसमें लगातार रोजगार के लिए लगातार एक अवसर उत्तर प्रदेश सरकार कायम करती हुई नजर आ रही है। तो इस बार भी कहीं ना कहीं बजट में एक विशेष जो प्रारूप है वो कहीं ना कहीं रोजगार का भी युवाओं के लिए दिखाई दे सकता है। वर्षा, अमन, अगर बात करें महिलाओं के लिए, ताकि महिला सशक्तिकरण हो सके और उनको भी रोजगार मिल सके, इसके लिए क्या कुछ अहम बजट में देखने को मिल सकता है? और सबसे बड़ी बात परिवहन के लिए, क्योंकि परिवहन के लिए लगातार समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो इन दोनों के लिए क्या कुछ अहम देखने को मिल सकता है बजट में, जिससे समस्याएं दूर हो और महिलाएं सबसे ज्यादा सशक्तिकरण की ओर बढ़ती हुई नजर आए? अभी हाल ही में जो कैबिनेट बैठक हुई थी, तो कैबिनेट बैठक में एक सबसे बड़ा प्रस्ताव महिलाओं के लिए ये पेश किया गया था कि हर एक जिले में महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाया गया, यानी कि जो कामगार, जो महिलाएं हैं, जो अपने अपने जिलों से बाहर आकर के जो काम कर रही हैं, तो उनको एक सुरक्षित माहौल दिया जाए। तो उनके लिए एक जो हॉस्टल की व्यवस्था है वो प्रदेश सरकार ने करी, यानी कि कहीं ना कहीं महिलाओं को और बेहतर बनाने के लिए, महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए लगातार जो प्रदेश सरकार की जो अन्य अलग अलग योजनाएं हैं, अगर बात की जाए पुलिस विभाग में लगातार महिलाओं की जो भर्ती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में। हर एक सेक्टर में एक अलग से जो कोटा है वो महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया गया। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास है उत्तर प्रदेश सरकार का, और लगातार जिस तरीके से हर एक जिले में एक कामगार महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने के लिए जो जिस तरीके से व्यवस्था है, जिस तरीके से व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सरकार ने बनाई है हॉस्टल्स की, वो कहीं ना कहीं एक अलग सा एक जो भयमुक्त जो समाज का जो परिकल्पना है वो कहीं ना कहीं साकार होते हुए नजर आए। तो जो एक हॉस्टल है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय है इस पूरी जो सशक्तिकरण महिला के लिए, तो एक बड़ी पहलू के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। वर्षा, ठीक है, मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बाराबंकी से बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी के कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया है। कन्या विवाह में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही दूल्हा कुटी स्थल का निरीक्षण भी करेंगे। अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। 10 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। कोतवाली टिकैत नगर क्षेत्र के कुटी में आयोजित हनुमान विराट महायज्ञ और इसके साथ ही पूजन और कन्या विवाह कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बाराबंकी के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड और आवागमन मार्गों का निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यक्रम आयोजन महंत बलराम दास ने बताया कि महायज्ञ के अंतर्गत गरीब और जरूरतमंद कन्याओं का विवाह और निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन भी किया जाएगा।
प्रशासनिक टीम ने मौके पर सुरक्षा घेरा, पार्किंग प्लान और आपात व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की है। और सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा भी निरंतर और यातायात व्यवस्था में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सुरक्षा की दृष्टि से सभी व्यवस्थाएं हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने देख लिया है। सभी अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दे दिए, पूरी तैयारी थी। हनुमत विराट महायज्ञ रामार्चा पूजन का यह मेरा 10वां कार्यक्रम है, 10वां कार्यक्रम है। पूज्य गुरुदेव भगवान की पूर्ण स्मृति में यह कार्यक्रम होता है। उनके पुण्यतिथि के अवसर पर 10वां कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में इस बार उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आगमन सुनिश्चित हुआ है, जो 10 तारीख को यहाँ पधार रहे हैं। क्या क्या कार्यक्रम है आपके यहाँ? 9 तारीख से रामार्चा पूजन होगा, 10 तारीख को रामार्चा पूजन होगा, जिसमें पूज्य महाराज जी पधारेंगे। 10 तारीख से रामलीला का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। 11 तारीख को विशाल कलश यात्रा होगी, जो डेरे राजा घाट से होते हुए कस्बा इचौली होते हुए टिकैत नगर होते हुए यहाँ दुल्हादेवपुर तक आएगी। उस दिन भी जितेंद्र शुक्ला का। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? सीएम योगी का दौरा है, क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए वर्षा, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है आमलम 10 फरवरी मंगलवार को जो है टिकैत नगर क्षेत्र के दुल्हादेवपुर कुटी पड़ती है, जहां पर आयोजित जो है दशम श्री हनुमत विराट महायज्ञ के साथ जो है अगर हम बात करें, वहां पर जो है कन्या विवाह और बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां पर जो है अयोध्या हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं बलराम दास और बड़ी संख्या में साधु संत जो अयोध्या से वो भी आएंगे और कई जनपदों से जो मतलब तमाम नेतागण हैं वो भी जो है मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऐसे में जो यहाँ के खाद्य रसद राज्य मंत्री हैं सतीश चंद्र शर्मा, जो दरियाबाद जिले के दरियाबाद विधायक भी हैं और प्रदेश के खाद्य रसद मंत्री भी हैं, उनके क्षेत्र में कार्यक्रम है, जिसको लेकर अभी से जो है जो जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी हैं और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के नेतृत्व में लगातार टीमों का जो है गठन किया गया और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम होना है। ऐसे में साफ रूप से मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर अगर हम बात करें, हेलीपैड से लेकर और मुख्य द्वार भी अयोध्या का बाराबंकी का यहीं से मतलब बाराबंकी के टिकैत नगर से शुरू होता है, जहां पर कड़े इंतजाम जो है किए गए और कुछ डायवर्जन भी किया जाएगा, क्योंकि बहराइच और नेपाल जाने वाले मार्गों पर डायवर्जन के साथ जो है अयोध्या लखनऊ हाईवे पर भी डायवर्जन किया गया है, जिसको लेकर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके साथ लगातार जो है कड़ी चौकसी और कई पीएससी बल और कई कंपनियों को लगाया गया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सूचना विभाग द्वारा भी जो है अभी से जो पत्रकार कवरेज के लिए जाएंगे उनके भी पास जो है जनरेट करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई और ऐसे में साफ रूप से जो है साधु संतों का यह बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको लेकर वर्षा आपको बता दें कि लगातार चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर मतलब जो खुफिया एजेंसी है या सूचना इकाई है वो भी मामले को लेकर जो है क्षेत्रीय इनपुट टटोल रही है और सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए गए हैं। वर्षा जितेंद्र, अगर बात की जाए तो सीएम के दौरे को लेकर कौन कौन से रूट डाइवर्ट रहेंगे? वैसा आपको बता दें तो अयोध्या लखनऊ हाईवे और उसके बाद जो है ये आप अगर बहराइच और गोंडा जाते हैं, ये भी जो है इस पे भी डायवर्जन रहेगा, क्योंकि अभी से ही मतलब डायवर्जन चल भी रहा है, क्योंकि महाशिवरात्रि को लेकर भी मतलब अभी रूट डाइवर्ट कर दिया गया। इसी के साथ मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भी बड़ा डायवर्जन जो है बाराबंकी में देखने को मिलेगा और ऐसे में साफ रूप से जो
पूर्वांचल के लिए जो लोग जाएंगे उनका जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जो है रूट डायवर्जन किया गया है। जो लोग अयोध्या जाना चाहेंगे तो वो इधर से पूर्वांचल होके जाएंगे। तो ऐसे में साफ रूप से जो है मतलब कई नेशनल हाईवे मार्ग है जहां पर डायवर्जन अभी से मतलब शुरू कर दिया गया है। और ऐसे में साफ रूप से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेके जो है कई थानों की फोर्स जो है डायवर्जन के साथ जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में अभी से लगा दी गई, क्योंकि कुछ दिन बाद जो है महाशिवरात्रि का पर्व भी है और मुख्यमंत्री का आगमन भी 10 फरवरी मंगलवार को हो रहा। तो ऐसे में साफ रूप से जो है सुरक्षा के दृष्टिगत जो है कड़े इंतजाम जो है वर्षा बाराबंकी जिले में या फिर लखनऊ से सटा बाराबंकी है जहां से शुरुआत होती है बाराबंकी की सीमा, वहां से और अयोध्या की सीमा जहां से शुरू होती है, मतलब चारों तरफ जो है चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जितेंद्र, अगर बात की जाए तो क्या कोई विकास परियोजना का भी सौगात मिल सकती है, शिलान्यास हो सकता है? और अगर बात करें विवाह समारोह की तो उसमें कितने जोड़ों का आशीर्वाद और कितने जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए वैसा अभी आपको बता दें जो हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम के जो महंत थे बलराम दास, उन्होंने अभी मतलब इसकी पुष्टि नहीं की है, क्योंकि बड़ी संख्या में हो सकता है जो कन्या विवाह होगा और महायज्ञ होगा। इसी के साथ अगर हम बात करें जो सबसे बड़ी बात तो ये कि जो इनका जो खाद्य रसद राज्य मंत्री है प्रदेश के सतीश चंद्र शर्मा का विधानसभा क्षेत्र है जहां पर बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम हो चुका है और ऐसे में जो है मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है, क्योंकि जो इनका ये क्षेत्र है ये लोकसभा क्षेत्र अयोध्या में ही पड़ता है, जिला बाराबंकी है। लेकिन मामले को लेकर अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं जो है हो सकता है साधु संतों के लिए जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं, क्योंकि अयोध्या धाम के तमाम साधु संत यहाँ पर पधारेंगे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से जो है साधु संतों का आगमन होगा और ऐसे में साफ रूप से जो है भाजपा के तमाम जो है विधायक और तमाम नेताओं का भी जो है यहाँ पर जो है आना सुनिश्चित हुआ है, जिसको लेकर अभी से जो है तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय और जो अयोध्या कमिश्नर है वो भी मौके पर जो है सुरक्षा के मद्देनजर लगातार जो है वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार जो है जो अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में साफ रूप से और आपको बता दें कहीं न कहीं हो सकता है कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ कोई हो सकता है साधु संतों के लिए या फिर प्रदेश के लिए कोई बड़ी सौगात भी दे सकते हैं, या फिर दरियाबाद जो विधायक है सतीश चंद्र शर्मा जो खाद्य रसद राज्य मंत्री है उनको उनके विधानसभा क्षेत्र को हो सकता है कोई बड़ी सौगात दें। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जब मुख्यमंत्री जी का आगमन होता है क्या पहल सामने आती है सरकार की, क्या अपडेट आएगा, देखने वाली बात होगी। ठीक है जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विधानसभा के आगामी बजट सत्र से पहले एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी। बैठक में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के विधायक शामिल होंगे। बैठक के दौरान बजट सत्र की रणनीति, सदन में उठाए जाने वाले मुद्दे और इस सत्र के सुचारू संचालन को लेकर विस्तार से चर्चा किए जाने की संभावना है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। यूपी बोर्ड की परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होने जा रही है। हर जिले में बनेगा कंट्रोल रूम। परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी और इसके साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध रहेगा। केंद्र पास फोटोकॉपी और इसके साथ ही बता दें कि दुकानें बंद रहेंगी। सोशल मीडिया अफवाहों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही बता दें कि क्विक रिस्पांस टीम रहेगी। सक्रिय संवेदनशील क्षेत्रों की विशेष निगरानी होगी और इसके साथ ही स्ट्रांग रूम की रैंडम जांच की जाएगी। परीक्षा व्यवस्था पर प्रशासन सतर्क एकदम नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से पूरे प्रदेश में शुरू होंगी। परीक्षाओं को निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रत्येक जिले में कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे, जहां से परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा केंद्रों के रूटों पर बसों का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा अवधि के दौरान केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और नजदीकी फोटोकॉपी दुकानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए। सोशल मीडिया पर अफवाह और पेपर लीक की कोशिशों पर क्लिक और रिस्पांस टीम कड़ी नजर रखेगी, जबकि संवेदनशील केंद्रों की विशेष निगरानी की जाएगी।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से पहले समाजवादी पार्टी की विधानमंडल दल की महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे, जिसमें बजट सत्र के दौरान सदन में अपनाई जाने वाली रणनीति तय की जाएगी। बताया जा रहा है कि सपा महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और SIR जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। 9 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर पार्टी विधायकों को विशेष दिशा निर्देश दिए जाएंगे। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि इन मुद्दों को लेकर सदन में तीखी बहस और हंगामे के आसार रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जैन भवन लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश ने राज्यपाल को आगामी विधानसभा बजट सत्र की तैयारी और कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। मुलाकात के दौरान बजट सत्र के सुचारू संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा हुई है। रामपुर के बिलासपुर में शिव शक्ति हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्ण मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में सम्मेलन के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। मंच से संबोधित करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्ण ने समाज में एकता पर जोर देते हुए कहा कि जाति और वर्ग बांटने से समाज कमजोर होता है। सभी को एकजुट होकर सनातन परंपरा की मजबूती के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न समुदाय को अलग अलग करने की कोशिश से समाज में विभाजन पैदा होता है, इसलिए सभी को एकजुट रहने की आवश्यकता है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और सामाजिक एकता, धार्मिक परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। कि हम आज जाट बन गए, ठाकुर बन गए, त्यागी बन गए, ब्राह्मण बन गए, अगड़े बन गए, पिछड़े बन गए। अगर इसी तरह हम बंटते रहे तो इस देश में तुम्हें जाट मिलेंगे, ठाकुर मिलेंगे, अगड़े मिलेंगे, पिछड़े मिलेंगे, इधर के मिलेंगे, उधर के मिलेंगे। चिराग लेके ढूंढने से तुम्हें हिंदू और सनातनी नहीं मिलेंगे। और फिर पशेमा होकर के, परेशान, दुखी होकर के, हताश होकर के सिर पे हाथ मार के सर पीटोगे और कहोगे कितनी दीवारें हो गई इस एक घर के दरमियान, कितनी दीवारें हो गई इस एक घर के दरमियान, घर ही कहीं गुम हो गया दीवारों दर के दरमियान। लेकिन फिर पछताने से कुछ होगा नहीं। तो बुनियादी बात यह है कि अगर सनातन को सशक्त करना चाहते हो तो आप भारत माता की जय के साथ साथ एक सनातन धर्म के ध्वज को अपने हाथ में उठा करके चलते रहो, चलते रहो। आप कहीं भी रहो, देश के किसी कोने में रहो, मैं तो ये कह रहा हूं आप किसी और पार्टी में भी रहो, लेकिन सनातन और राम और राष्ट्र के नाम पर समझौता मत करो। बस सनातन को सशक्त करना हमारा दायित्व है। और आखिर में एक बात बहुत बड़ी कह रहा हूं, बहुत बड़ी कह रहा हूं कि जब तक सनातन है, जब तक सनातन है, तभी तक भारत है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।